हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो देखिए दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में शुरू होना है। तो उससे रिगार्डिंग जो यहाँ पर है हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका कुछ दिन नवंबर में होना है, फिर दिसंबर में होना है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो सब लोगों को जिनका मतलब एग्ज़ाम है वो लोग रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। हर रोज़ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ना किया तो वो लोग कर देंगे, आगे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस भी मिलता है, साथ ही साथ आपको बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। और हर तरह की जो अपडेट है वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से जाकर के सभी लोग को जुड़ जाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम करते हैं अपने शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि प्राप्त की हुई थी। देखिए चंद्रगुप्त अगर यहाँ पर प्रथम की बात करें तो इनका संबंध जो था ये गुप्त काल से संबंध था। और गुप्त काल से एक और क्वेश्चन आपका कई बार अभी एसएससी एग्जाम में देखने को मिल रहा था कि जो गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर है वह कहाँ पर बना हुआ है, कई बार देखने को अभी हाल में ही मिला। तो अगर उस मंदिर की बात करें तो वो मिला है भीतर गांव में मिला हुआ था, जो कि कानपुर में आता है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी एग्जाम में 2 से 3 बार यहाँ पर पूछा गया। तो चंद्रगुप्त अगर प्रथम की बात करें तो इन्होंने महाराजा धीराज की देखिए उपाधि धारण की हुई थी। और ये गुप्त वंश के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। इसके साथ साथ बात करें तो ये गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र रहे हुए थे, यानी कि जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो घटोत्कच थे, और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे, यानी कि अगर यहाँ पर बात करें। और आगे हम लोग जैसे इसके बारे में बात करेंगे कि जो इसके गुप्त वंश के अगर संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर आपके समुद्रगुप्त आते हैं, इस तरह से आपके आते रहते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो फाहियान है, ये फाहियान एक तो क्या था आपका चीनी यात्री था। आपको याद रखना है कि फाहियान जो था वो चीनी यात्री था, और आपका चंद्रगुप्त प्रथम के समय में भारत आया हुआ था। चीनी यात्री से एक और पूछ लिया जाएगा जो होता है आपका हैंसोंग। हैंसोंग की बात करें तो ये भी एक चीनी यात्री हैं जो कि किसके समय में आए हुए थे, तो ये एक्चुअली आए हुए थे हर्षवर्धन के टाइम पर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक आपसे पूछा गया। तो ये है आपका इलाहाबाद बैंक, जो कि जॉइंट स्टॉक बैंक है, जिसकी इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना है वो 1865 में आपकी की हुई थी, जो कि सबसे पुराना आपका संयुक्त बैंक है। बाकी देखिए 1865 इसका है, बाकी 1935 में क्या था कि आरबीआई की स्थापना होती। तो ये भी आपको याद रखना है, आपकी 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, और 1949 में जाकर के आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। वहीं अगर आपके एसबीआई की बात किया जाए तो 1955 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आगे भी देखने को आपके मिलेंगे, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो इसका राइट आंसर रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान की बात करें तो इनका जो संबंध था वो था गुलाम वंश से, यानी कि गुलाम वंश से इनका संबंध था। कुल 5 राजवंश हुए दिल्ली सल्तनत के अंदर, पहला ही गुलाम वंश था जिसकी जो स्थापना है वो करी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 में दिल्ली के अंदर। और आपका उसके बाद इल्तुतमिश बनता है शासक, और इल्तुतमिश के बाद क्या था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, जो कि पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर राज किया हुआ था। और इसके पिता जो थे वो इल्तुतमिश थे, जिन्होंने 1236 में दिल्ली पर सुल्तान बनी हुई थी। नेक्स्ट आगे है आपका कि अगर बात करें तो इनका जो शासन था वो 1236 से लेकर के 1240 तक चला हुआ था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हॉकी में येलो कार्ड दे करके खिलाड़ी को कितनी देर के लिए बाली आपके खेल से बाहर कर देते हैं, यानी आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हॉकी की बात करें, जब आपका येलो कार्ड दिया जाता है तो 5 से 10 मिनट जो होता है उसके लिए किसी खिलाड़ी को फील्ड से बाहर कर दिया जाता है। छोटे मोटे फाउल जैसे कि क्या होता है, किसी आप खिलाड़ी को धक्का दे देते हैं, गेंद को आप चेंज करते हैं, बाधा पहुंचाना होता है, अंपायर क्या करता है ग्रीन कार्ड आपको देता है, जो कि एक तरह की चेतावनी होता है। और आपने अगर लगातार 3 ग्रीन कार्ड आपको मिल जाते हैं, यानी कि 3 बार आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, तो उसके बाद आपको येलो कार्ड मिल जाएगा। तो ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि हॉकी के खेल में
में येलो कार्ड कितने ग्रीन कार्ड मिलने के बाद में दिया जा सकता है? तो वो दिया जाता है 3 बार ग्रीन कार्ड आपको दिया जाएगा चेतावनी के तौर पर कि आप अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक या फाउल कर रहे हैं, उसके बाद आपको येलो कार्ड दिया जाएगा और 5 से 10 मिनट के लिए आपको फील्ड से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए चंद्रयान से कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आपसे शायद पूछ सकता है। देखिए अब तो आपका लैंड भी हो चुका है, तो ये आपका जून 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रयान जो 3 है मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना है। इससे अगर पहली बार बात करें तो पहली बार जो था आपका 2008 में पहुंचा था, यानी चंद्रयान अगर यहाँ पर 1 की बात करें यानी चंद्रयान जो प्रथम था वो 2008 में पहुंचा हुआ था। उसके बाद रूस ने जुलाई 2023 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की भी योजना बनाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन है सारे कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल थे उनका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस नंबर के थे? तो ये थे 22वें नंबर के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए बर्मिंघम इंग्लैंड में होते हैं। और इसमें जो मीराबाई चानू थी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और इन्होंने ही क्या था कि रजत पदक भी जीता था किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यानी कि 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक होता है तो इन्होंने वहाँ पर रजत पदक भी जीता 49 केजी कैटेगरी में। इनका जो संबंध है अगर राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य से इनका संबंध है, तो ये यहाँ पर याद रखना है। बाकी अगर बात करें तो ये जो खेल थे आपके 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम में चले हुए थे। और इसमें भारत ने कुल देखिए 22 गोल्ड यहाँ पर जीते थे, 16 आपके यहाँ पर सिल्वर जीते थे और 20 जो 3 थे वो यहाँ पर ब्रॉन्ज जीते थे। ये आपको याद रखना है, गोल्ड भी आपसे पूछ सकता है, कभी रजत भी पूछ सकता है। तो 22, 16 और 23 इस तरह से मेडल जीते। और ओवरऑल की बात करें तो कुल 61 यानी कि 61 पदक जीते हुए थे। तो ओवरऑल पूरे पदक भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है गोवा में थैंक्स गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या? देखिए थैंक्स गिविंग जो त्यौहार है ये गोवा के अंदर मनाया जाता है, जिससे कि सुकोट इसका दूसरा नाम भी होता है। यानी कि इस बात करें त्यौहार की तो हिब्रू भाषा में अगर इसकी बात करें तो इसे सुकोट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ गोवा का आपका सिग्मो फेस्टिवल काफ़ी प्रचलित है, कई बार आपने देख रखा होगा, एग्जाम में भी आता है। तो सिग्मो फेस्टिवल जरूर याद रखना है जो कि गोवा का है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हुए हैं? तो मौलिक अगर अधिकार की बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर आपसे कभी अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक दिए हुए हैं, यानी कि और भाग 3 आपका हो जाएगा। बाकी देखिए अनुच्छेद भी बता दें कि आपका 14 से जो 18 होता है ये समता का अधिकार यानी कि समानता का होता है। आपका 19 से यहाँ पर अगर बात करें 22 की तो ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। 23 और 24 की अगर बात कर लें तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। 25 से अगर 28 की बात कर लें तो ये आपके होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 आपका होता है सांस्कृतिक धरोहर का अधिकार। और 31 जो अनुच्छेद आता था वो होता था संपत्ति का अधिकार, जिससे कि 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और उसके बाद उसको हटा करके कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया संविधान के अनुच्छेद 300 ए में। तो इतनी चीज़ें याद रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो था वो किस संशोधन के तहत अलग किया, तो वो 44वां संविधान संशोधन था, आपको याद रखना है। और हुआ कब था? 1978 में। अनुच्छेद 31 में होता था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे कि 300 ए में रख दिया गया। तो इतना यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर अगर विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो जो इसकी स्थापना है वो पंडित विष्णु यहाँ पर शास्त्री के द्वारा की गई थी। तो 1850 के दशक में पंडित विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह का संघ की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि कुचिपुड़ी नृत्य 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार
किस व्यक्ति को मिला था, यानी कुचिपुड़ी नृत्य से उनका संबंध भी है। तो ये थे वेम्पति चिन्ना सत्यम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जो वेम्पति चिन्ना सत्यम थे, इनको 1998 में क्या था कि पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1967 में दिया गया। और यहाँ पर अगर कुचिपुड़ी की बात करें कि ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी को पता होगा, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी भी होता है, जैसे कि केरल के 2 मोहिनी अट्टम और आपका कथकली होता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, व्यापकता के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की हुई थी। देखिए यहाँ पर व्यापकता के आपके यहाँ पर सिद्धांत पूछा गया है आपका। लैब्स ऑफ आपका डॉक्ट्रिन वाला जो होता है, यानी जिसको हड़प नीति बोलते हैं, वो पूछा था कि जो व्यापकता के सिद्धांत हैं वो नीति किसने प्रतिपादित करी हुई थी। तो लॉर्ड डलहौजी जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इनके शासन काल की, तो ये 1848 से लेकर के 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हुए थे। और यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई एक विलय नीति थी, जिसे कि 1848 में लागू किया गया था। इसके तहत क्या था कि कुछ राज्यों का इसमें विलय भी किया गया, जो कि राज्य कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि एक पहला आपका था सतारा। तो कई बार ये पूछते हैं कि व्यापकता सिद्धांत के तहत यानी नीति के तहत पहला आपका जो विलय होने वाला प्रांत कौन सा था, तो उसका राइट आंसर सतारा होता है। दूसरा जैतपुर था, संभलपुर था, उसके बाद बाघाट रहा, उदयपुर रहा, झांसी और नागपुर रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को कौन सा संगीत वाद्य बजाने के लिए लोकप्रिय बनाने का यहाँ पर श्रेय दिया जाता है। कई बार पूछा गया, पंडित यहाँ पर राम नारायण की बात कर ले तो जो सारंगी है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो पंडित राम नारायण है इनका जो संबंध है वो सारंगी से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं है, सारंगी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें तो आपके जो इनका जन्म है 1927 में होता है। इन्होंने क्या किया कि आपको सारंगी बजाकर काफ़ी ख्याति जो है इनके द्वारा प्राप्त करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है। देखिए सभी को पता है 3 तरह की अवस्थाएं पता होती हैं। एक तो आपका ठोस होता है, दूसरा जो होता है वो द्रव होता है, और तीसरा जो होता है वो गैस होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मा की अवस्था की बात करें तो ये चौथी अवस्था यानी कि चतुर्थ अवस्था होती है किसी भी चीज़ की। प्लाज्मा पदार्थ का एक रूप है जिसे कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, और प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। यानी अन्य 3 जो होते हैं वो ठोस, तरल और गैस होते हैं, और जो प्लाज्मा होता है उसको चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आसपास का वातावरण क्या कहलाता है। देखिए आसपास के अगर वातावरण की बात करें तो ये कहलाता है पर्यावरण। जो आसपास का जितना जो भी होता है हमारे वो पर्यावरण होता है। और 5 जून की अगर यहाँ पर बात कर लें तो 5 जून को क्या होता है सभी को बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बता देना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, देखिए एग्ज़ाम जो है आपका जो है सारे अपडेट वगैरह हैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते ही रहते हैं। बाकी जो है आपको सब तरह का एनालिसिस और बाकी जो होगा PYQ होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर हम करवाते रहेंगे। उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस होगा वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से जा के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्षारोपण कृषि, यानी कि जो रोपण कृषि होती है किन देशों में की जाती है। तो इन अगर देशों की बात करें तो ये देश वो होते हैं इसमें कि उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर की जाती है। जैसे कि मुख्य रूप से भारत में हो जाए, श्रीलंका में होगी, मलेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, घाना हो गया, या फिर आपका उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की हुई थी। तो ये करी हुई थी 1764 में। और इससे पहले जो था 1764 में बात करें तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद 1757 की बात करें तब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अमजद अली खान का संबंध है। और भी जो कुल कलाकार है, कलाउद्दीन खान हो गया, बुद्ध देवदास गुप्ता हो गया, अली अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत चौधरी, मुकेश शर्मा, ये लोग भी जो हैं वो सरोद से संबंधित हैं। तो देखिए ये पहला आपका प्रैक्टिस सेट था जो आपको करवाया है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। बाकी आगे भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और एग्जाम के समय क्या होगा कि आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। बाकी अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे, तो वो सजेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा। मिलते हैं कल आपके सेकेंड प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।